हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 26 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे और इसमें क्वेश्चन है राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? सत्रीय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था से जुड़ा हुआ है? बोनाल त्योहार किस देवी देवता को समर्पित है? भारतीय आपराधिक कानूनों में BSA किसके लिए निर्धारित है? तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 72। तो सभी बच्चे कमेंट करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। इसके बारे में समझते हैं। देखो, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। महाभियोग का अर्थ है राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के कारण पद से हटाने की प्रक्रिया। महाभियोग कब लगाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है। तो तब कब लगाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति संविधान का क्या करता है? उल्लंघन। इससे आगे महाभियोग की प्रक्रिया क्या क्या है? प्रस्ताव की शुरुआत। महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। इससे अगला पॉइंट है, विशेष बहुमत की आवश्यकता है। इसमें प्रस्ताव को उस सदन में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इससे अगला पॉइंट है इसमें, दूसरे सदन में जांच। प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरा सदन जांच करता है या जांच करवाता है। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। इससे अगला पॉइंट है, अंतिम स्वीकृति। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। और यहाँ पर है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 61। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 56। और राष्ट्रपति का पद कौन से में? अनुच्छेद 52 में। अब इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके पेपर में, तो यहाँ पर है सत्रीय नृत्य या सत्रीय डांस का संबंध भारत के किस राज्य से? मणिपुर, उड़ीसा, असम, केरल। तो कहां से? सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम से संबंधित है ये सत्रीय नृत्य। अब इसके बारे में समझते हैं। सत्रीय नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका उद्गम असम राज्य में हुआ है। यह नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध भक्ति और धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में समझते हैं। सत्रीय नृत्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? सत्रीय नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई। इसके प्रवर्तक महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव इसे असम के सत्रों या वैष्णव मठों में धार्मिक अनुष्ठान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और इसे मान्यता कब मिली? शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली है। सत्रीय नृत्य को वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया आपके एग्जाम में, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र क्या था? कृषि विकास, औद्योगिकरण या भारी उद्योग, मानव संसाधन विकास या गरीबी उन्मूलन। तो क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, औद्योगिकरण या भारी उद्योग। इसके बारे में समझते हैं। देखो, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 और 61 का सबसे प्रमुख उद्देश्य था देश में तेज औद्योगिक विकास, विशेष रूप से भारी उद्योगों की स्थापना करना। इस योजना को भारत के आर्थिक विकास की दिशा तय करने वाली योजना माना जाता है। तो इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? यह योजना प्रोफेसर PC मालनोविस मॉडल पर आधारित थी। इसका मॉडल का मुख्य विचार था कि भारी उद्योगों के विकास से दीर्घकाल में आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। और मुख्य प्राथमिकताएं क्या थी? इस्पात उद्योग की स्थापना भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। ये मशीन निर्माण उद्योग का विकास हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा, आधारभूत ढांचे का निर्माण। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में, तो यहां पर है भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आपातकालीन शक्तियां, संसद की विधायी शक्ति। तो क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके बारे में समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति एक आपातकालीन विधायी व्यवस्था है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब संसद सत्र में न हो और किसी विषय पर तुरंत कानून बनाना आवश्यक हो। अध्यादेश
कब जारी किया जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र में न हो और जब राष्ट्रपति को यह संतोष होती कि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। व्यवहार में राष्ट्रपति यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग करता है। अध्यादेश की विशेषता क्या? अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। यह अस्थायी प्रकृति का होता है। संसद के पुनः सत्र शुरू होने के बाद इसे 6 सप्ताह के भीतर संसद से पारित करना अनिवार्य है, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 123। राज्यपाल का कौन से में? अनुच्छेद 213। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, मानव विकास सूचकांक HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो कौन करता है ये? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या UNDP। मानव विकास सूचकांक HDI एक ऐसा मापक है जो किसी देश के विकास को केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता के आधार पर आंकता है। इसे हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। HDI का उद्देश्य यह बताना कि किसी देश के नागरिक कितना लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, कितनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनका जीवन स्तर कैसा है, इस तरीके से। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, हेमिस उत्सव का संबंध भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश? तो यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, लद्दाख। तो इसके बारे में समझते हैं अब लद्दाख। हेमिस उत्सव भारत का एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। यह उत्सव विशेष रूप से हेमिस मठ में आयोजित किया जाता है जो लद्दाख का सबसे बड़ा और समृद्ध बौद्ध माना जाता है, बौद्ध मठ माना जाता है। हेमिस उत्सव कब और क्यों मनाया जाता है? यह उत्सव तिब्बती कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। इसका आयोजन गुरु पद्मसंभव के जन्म दिवस की स्मृति में किया जाता है। गुरु पद्मसंभव को तिब्बती बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। हेमिस उत्सव की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें मुखौटा नृत्य किया जाता है। बौद्ध भिक्षु रंग बिरंगे वस्त्र और मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, नए लागू किए गए भारतीय आपराधिक कानूनों में BS से संक्षेप का प्रयोग किस अधिनियम के लिए किया गया? भारतीय सुरक्षा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय संविधान अधिनियम, भारतीय दंड प्रक्रिया अधिनियम? तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। समाधान क्या है इसके बारे में? देखो समझना इसके बारे में। भारत में पुराने औपनिवेशिक कानूनों को बदलकर नए आपराधिक कानून लागू किए गए। इन्हीं नए कानूनों में BS का अर्थ भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यह अधिनियम अदालतों में साक्ष्य एविडेंस से जुड़े नियमों को निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि कौन सा साक्ष्य मान्य होगा, साक्ष्य कैसे प्रस्तुत किया जाएगा और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को क्या महत्व होगा। इस कानून ने पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को समाप्त कर उसकी जगह ली है ताकि न्याय व्यवस्था को आधुनिक तकनीक के अनुरूप बनाया जा सके। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू, विनोद राय, के संजय मूर्ति, राजीव महर्षि? तो क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, के संजय मूर्ति। इनके बारे में समझते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG जो सरकार के खर्च और लेखा जोखा की स्वतंत्र रूप से जांच करता है, श्री के संजय मूर्ति हैं। उन्होंने 21 नवंबर 2024 को इस पद की शपथ ली और तब से वे वर्तमान CAG के रूप में कार्यरत हैं। CAG भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक अधिकारी होता है। वर्तमान में यह पद के संजय मूर्ति के पास है। वे सरकार के वित्तीय लेखों का लेखा परीक्षण देते हैं और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करते हैं। इससे अगला प्रश्न है जो पूछा गया आपके एग्जाम में, इस समय लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में उपराज्यपाल का पद कौन संभाल रहे हैं? RK माथुर, BD मिश्रा, कविंदर गुप्ता, मनोज सिन्हा? तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, कविंदर गुप्ता। तो कौन है? कविंदर गुप्ता। इसके बारे में समझते हैं। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहां का उपराज्यपाल उस केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख होता है। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता हैं, जिन्होंने 18 जुलाई 2025 को शपथ लेकर यह पदभार संभाला। उन्होंने पूर्व राज्यपाल BD मिश्रा के स्थान पर यह जिम्मेदारी ली।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता, शपथ ग्रहण तिथि 18 जुलाई 2025, वे लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल है। तो कौन से नंबर के? तीसरे। इससे अगला क्वेश्चन है, बोनालू त्योहार किस देवी देवता की पूजा से संबंधित है? देवी दुर्गा, देवी काली, देवी महाकाली, देवी लक्ष्मी। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, देवी महाकाली। बोनालू तेलंगाना का एक प्रमुख लोक और धार्मिक त्योहार है। यह त्योहार मुख्य रूप से देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाता है। लोगों का विश्वास है कि देवी महाकाली रोग, आपदाओं और महामारी से रक्षा करती है। इस अवसर पर महिलाएं सिर पर बोनम, चावल, दूध, गुड़ से भरा पवित्र पात्र रखकर देवी को अर्पित करती है। यह त्योहार विशेष रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें हैं। बोनाल त्योहार देवी महाकाली से संबंधित राज्य तेलंगाना और प्रकृति कैसे लोक धार्मिक त्योहार है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।